नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है डिजायर कंपटीशन एकेडमी में। और सभी को गुड आफ्टरनून। तो डिजायर कंपटीशन एकेडमी के द्वारा यहाँ पर एक नया सीरीज 10 का दम यहाँ पर चालू किया जा रहा है, जिसमें हम सब चर्चा करेंगे बहुत कम समय में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जहाँ से हमेशा क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा बनी रहती है। तो उस पर हम चर्चा करेंगे इन 10 मिनट में। और पूरा का पूरा उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं सबको हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम जानते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो निर्वाचन आयोग पर है। तो निर्वाचन आयोग, जैसे कि आप सभी जानते हो कि पूरे देश में भी लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है। तो आप सभी सुने होंगे कि लोकसभा चुनाव की अब चुनाव की घोषणा हो चुकी है और भारत में जो लोकसभा चुनाव है वो 7 चरणों में होगा, जो 19 अप्रैल से चालू होकर अंतिम जो इसका चरण है वो 1 जून को चलेगा। और ये 7 चरणों में होगा। और इसकी मतगणना कब होगी? तो इसकी मतगणना होगी 4 जून। तो इस लोकसभा चुनाव को कंडक्ट करा रहा है हमारे लिए एक बॉडी है जिसका नाम है निर्वाचन आयोग। तो उसी निर्वाचन आयोग के बारे में हम जानेंगे कि इसकी संरचना क्या है, इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं और कब इसका गठन किया गया है और संविधान में इसका क्या प्रावधान है। तो उन्हीं के बारे में हम जानने का कोशिश करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं। और हम बहुत कम समय में इसको रिवाइज करने का, पढ़ने का और याद करने का हम प्रयास करेंगे। तो चलिए आप सभी के बीच में हम चर्चा करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है निर्वाचन आयोग को लेकर। तो जो निर्वाचन आयोग है, आप सभी को पता है कि निर्वाचन आयोग पूरे देश में लोकसभा चुनाव को कराता है, राज्यसभा चुनाव को कराता है, राज्य के विधानसभा, विधान परिषद, इसके अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव को कराता है। तो जो निर्वाचन आयोग है उसका हमारे संविधान में प्रावधान दिया गया है और हमारे संविधान का एक भाग है जिसका नाम है भाग 15। और इसी भाग 15 में आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक इस निर्वाचन आयोग का यहाँ पर प्रावधान बताया गया है। इसके आर्टिकलों को बताया गया है कि इनकी क्या क्या शक्ति है। तो भाग 15 में निर्वाचन आयोग है, आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक है। और ये जो निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, ये एक संवैधानिक संस्था है। अब संवैधानिक संस्था किसको बोलते हैं? तो संवैधानिक संस्था उसको बोलते हैं जिसका उल्लेख संविधान में आता है। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है क्या कि निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था है कि नहीं है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसका उल्लेख संविधान के भाग 15 में आर्टिकल 324 से लेकर 329 के बीच में दिया गया है। अब हम जानते हैं कि इस इलेक्शन कमीशन का स्थापना कब हुआ था। तो जो इलेक्शन कमीशन अर्थात चुनाव आयोग या फिर निर्वाचन आयोग का यहाँ पर स्थापना हुआ था 25 जनवरी 1950 को। याद करेंगे 25 जनवरी 1950 को हमारा इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग का गठन किया गया था 25 जनवरी 1950 को। और हमारे देश में जो संविधान लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। तो उसके जस्ट एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को इस निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। और इसी के उपलक्ष्य में या फिर इसी के कारण हम अब प्रतिवर्ष 2011 से इस 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। याद रखेंगे कि इस 25 जनवरी को हम 2011 से राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और हर साल अब 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है और हर साल इसका थीम अलग अलग रखा जाता है। और आप सभी से मैं एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में आप उसका आंसर करिए कि इस साल 25 जनवरी 2024 का थीम क्या था। हर साल जितने भी हम मतदाता दिवस मनाते आ रहे हैं 2011 से, तो उनका हम अलग अलग थीम रखें। तो इस साल 25 जनवरी 2024 का मतदाता दिवस का थीम क्या था, आप सभी कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में। ये क्वेश्चन बन सकता है करंट अफेयर्स का। और इस साल चुनाव आयोग बहुत ज़्यादा किस में है, एक हाईलाइट है, क्योंकि इस साल लोकसभा चुनाव हो रहा है और लोकसभा चुनाव से पहले बहुत सारे चुनाव आयोग में यहाँ पर बदलाव किए गए हैं। तो उसके बारे में आपको बताना है। और ये शुरुआत किया गया था कब? 2011 से। तो चलिए ये हमको देख लिए हम कि संविधान में भाग 15 में है आर्टिकल 324 से 329 के बीच में ये एक संवैधानिक संस्था है और इसका गठन किया गया था 25 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में। इस कारण इस 25 जनवरी को हम मनाते हैं 2011 से। चलिए अब हम जाते हैं यहाँ पर इस जो निर्वाचन आयोग है। तो जो निर्वाचन आयोग का गठन, यहाँ पर हमको एक आर्टिकल पढ़ना है 324। तो 324 ये बताता है कि भारत में एक निर्वाचन आयोग होगा। आर्टिकल 324
अगर आपसे पूछे कि निर्वाचन आयोग का गठन कौन से आर्टिकल में दिया गया है, कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, तो आपको बताना है आर्टिकल 324 में दिया गया है कि भारत में एक निर्वाचन आयोग हो। अब हम देखते हैं कि भारत में जो निर्वाचन आयोग है उसका गठन करेगा कौन। तो उसका गठन करने की शक्ति किनके पास है, राष्ट्रपति के पास है। तो निर्वाचन आयोग की गठन करने की शक्ति किनके पास है, राष्ट्रपति के पास है। तो राष्ट्रपति ने किया कब, 25 जनवरी 1950 को। और जब गठन किया गया तो शुरुआत में जो निर्वाचन आयोग था वो एकल सदस्य वाला था, केवल एक ही मेंबर हुआ करता था जिसको हम जानते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त के नाम से। तो शुरुआत में प्रारंभ में एकल सदस्य था, केवल कौन होते थे, एक सदस्य होते थे, मुख्य चुनाव आयुक्त होते थे। और अगर आपसे पूछे कि प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त भारत में कौन थे, तो आपको बताना है, याद करना है, सुकुमार सेन थे। कौन थे, सुकुमार सेन थे प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त। और सुकुमार सेन 1950 से लेकर 1958 तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्य किए थे, ये आपको समझना है, ठीक है। तो प्रारंभ में राष्ट्रपति ने किया और केवल एक सदस्य हुआ करता था। लेकिन आगे चलकर हम देखेंगे कि निर्वाचन आयोग के कार्यों में यहाँ पर वृद्धि होगी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर एक डेट हमको पकड़ना है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निर्वाचन आयुक्त को एक सदस्य से बहुसदस्यीय कब किया गया, तो आपको बताना है कि 1989 में यहाँ पर निर्वाचन आयोग को जो एकल सदस्य था उसको बहुसदस्यीय किया जाएगा। और इसमें दो और अन्य मेंबर जिसको हम बोलेंगे अन्य निर्वाचन आयुक्त की यहाँ पर नियुक्ति किया जाएगा। और जब इस ये बहुसदस्यीय हो गया तो एक यहाँ पर क्या रहेगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की भूमिका में रहेगा और बाकी सब क्या रहेंगे, अन्य निर्वाचन आयुक्त की भूमिका में रहेंगे। तो इसको बहुसदस्यीय किया गया कब, 1989 में। इसका कारण यह था कि हमने एक संविधान संशोधन किया था और वो संविधान संशोधन कौन सा है, 61वां संविधान संशोधन है। और जो किया गया था कब, 1989 में। और इसमें हमने एक वयस्क मताधिकार की जो आयु सीमा थी, जो पहले 21 वर्ष हुआ करती थी, उसको हमने 18 वर्ष कर दिया। तो जब 18 वर्ष कर दिया तो जो वोटरों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो उनके कामों में क्या हो गया, बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गया। इसलिए इसको हमने क्या कर दिया, बहुसदस्यीय बना दिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निर्वाचन आयोग प्रारंभ में एकल सदस्य था लेकिन उसको बहुसदस्यीय कब किया गया, तो आपको बताना है 1989 में किया गया। लेकिन बाद में इसको फिर से एकल सदस्य कर दिया गया, हमको समझना है। तो बाद में इसको फिर से एकल सदस्य जस्ट अगले साल ही कर दिया, 1990 में पुनः इसको क्या कर दिया गया, एकल सदस्य आयोग के रूप में कर दिया गया। और इसी में आपको एकदम महत्वपूर्ण पॉइंट ये पकड़ना है कि जब इसको पुनः 1990 में एकल सदस्य कर दिया गया तो मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त अब एक ही रहेगा। तो उसमें पहली बार एक महिला को बनाया जाएगा जिसका नाम था वी.एस. रमा देवी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त अभी तक कितनी महिला बनी है, तो आपको बताना है कि अभी 2024 तक केवल एक ही महिला बनी है और उस महिला का नाम क्या है, वी.एस. रमा देवी, जिन्होंने 1990 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की भूमिका में आए थे जब इसको पुनः क्या कर दिया गया था, एकल सदस्य कर दिया गया था। अब देखो फिर से इसको एक सदस्य कर दिया गया, लेकिन इसको आगे चलकर 3 साल बाद 1993 में फिर से बहुसदस्य कर दिया गया और फिर से पलट दिया गया इसको 1989 जैसे स्ट्रक्चर में। तो इसमें फिर से एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त आएगा और उसके सहयोग के लिए अन्य निर्वाचन आयुक्त आएंगे। तो यहाँ पर हमको 3 डेट पकड़ना है। प्रारंभ में जब 25 जनवरी 1950 को इसका गठन किया गया तो प्रारंभ में ये एकल सदस्य था, लेकिन 1989 में इसको पहली बार बहुसदस्य बनाया गया और उसके बाद अगले ही साल 1990 में इसको फिर से एकल सदस्य कर दिया गया। और जब एकल सदस्य किया गया तो पहली बार एक लेडीज़ को, एक महिला को इसका मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया जिसका नाम क्या था, वी.एस. रमा देवी था। ये आपको ध्यान में रखना है। और 1993 में पुनः इसको बहुसदस्य कर दिया गया और ये संरचना, ये स्ट्रक्चर आज भी 2024 तक चल रही है कि इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और उसके लिए अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो अभी ये क्या है, 3 सदस्य जो कब से चली आ रही है, 1993 से चली आ रही है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं कि इस जो निर्वाचन आयोग है, इस निर्वाचन आयोग में हमको ये समझना है कि इस निर्वाचन आयोग के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है, इनके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है, अगर आपसे पूछे कितने साल का होता है तो आपको बताना है कि इनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष। और लिख देंगे कि जो भी पहले हो जाए।
यहाँ पर जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और अन्य निर्वाचन आयुक्त है तो उनका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष तक होता है या फिर 65 वर्ष तक, जो भी पूरा हो जाए। मतलब अगर 65 वर्ष पार कर लिया जाता है और केवल 2 वर्ष का रहता है तो उसका कार्यकाल वहीं तक रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन इसको, ये शुरुआत में नहीं था, इसको हम बदलेंगे कब? 1976 में। कब बदलेंगे इसको हम? 1976 में संसद एक कानून लाएगी इसके सेवा और शर्तों का निर्धारण करने के लिए, तब हम इसको करेंगे 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष। और शुरुआत में हम देखेंगे तो शुरुआत के जो दो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, एक सुकुमार सेन थे और एक दूसरे नंबर पे, दोनों 68 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। दोनों कितने कितने साल तक रहेंगे? 68 साल तक रहेंगे। लेकिन 1972 में हम इसके कार्यकाल के लिए एक सेवा शर्तों का निर्धारण करेंगे, अधिकतम 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी क्या हो जाए, पूरा हो जाए, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो, ये जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और जो अन्य निर्वाचन आयुक्त है उनको हम पद से कैसे हटा सकते हैं? पद से हटाना, अगर आपसे पूछे कि इनको हम पद से कैसे हटाते हैं, मतलब उनके पद से, तो इनको पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान है। किसके समान है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान है। जिस प्रकार हम सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को महाभियोग लगाकर हटाते हैं, रिमूवल द्वारा हटाते हैं, उसी प्रकार हम किसको हटा देते हैं? इस मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाते हैं। और जो अन्य निर्वाचन आयुक्त है उनको हटाने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति को क्या देगा? यहाँ पर सहमति देगा, तब राष्ट्रपति उनको हटा देगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि पद से हटाया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की प्रक्रिया के समान, ये आपको ध्यान में रखना है। जो दिया गया है कहाँ पे? 124(2) में दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। अब हम जाते हैं कि अगर हम हटा भी नहीं रहे हैं, हम क्या नहीं कर रहे हैं, हटा भी नहीं रहे हैं, तो ये अपना ड्यूरेशन या फिर टेन्योर पूरा करने से पहले क्या है? त्याग पत्र दे सकता है। तो हाँ बिल्कुल, ये अपना टाइम या फिर अपना कार्यकाल होने से पहले भी त्याग पत्र दे सकता है। और त्याग पत्र ये किनको देगा? हमेशा राष्ट्रपति को देगा, क्योंकि इनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो यहाँ पर ये अपना त्याग पत्र किनको देगा? राष्ट्रपति को देगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये त्याग पत्र की बात आ गई। आपसे पूछेगा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्त किसको अपना त्याग पत्र सौंपेंगे, तो आपको बताना है कि त्याग पत्र किनको सौंपेंगे? ये राष्ट्रपति को सौंपेंगे। एक बात आती है योग्यता, कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त बनने के लिए क्या योग्यता निर्धारित किया गया है। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि संविधान में इसके लिए किसी भी प्रकार की योग्यता का कोई भी उल्लेख नहीं आता है। तो किसको बनाया जाता है? तो यहाँ पर जो भी व्यक्ति जो विधि का जानकार होता है, जिन्होंने सेवा दिया है भारत सरकार में, तो वैसे लोगों को ज़्यादा यहाँ पर प्राथमिकता दिया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तो आपको ध्यान में रखना है कि संविधान में किसी भी प्रकार की योग्यता का यहाँ पर उल्लेख नहीं है, ये आपको स्पष्ट रूप से समझना है। अब हम जाते हैं कि जो निर्वाचन आयोग होता है, तो निर्वाचन आयोग के कार्य एवं शक्ति क्या होता है? निर्वाचन आयोग के कार्य एवं शक्तियाँ, तो आप सभी को पता होगा कि जो निर्वाचन आयोग है उनके कार्य एवं शक्ति में अगर हम पहला समझें तो पहला कार्य ये होता है इनका मतदाता सूची को तैयार करना और उसमें संशोधन करना। मतदाता सूची, जो आप वोटिंग करने जाते हो तो आप देखते हो कि मेरा नाम मतदाता सूची में है कि नहीं, तो ये सब कौन रिलीज करती है? ये सब कौन बताती है? यही निर्वाचन आयोग तो बताता है। कुछ अगर आपको संशोधन करना है तो भी कौन करती है? यही निर्वाचन आयोग करता है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, यहाँ पर निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना है। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना है, ये भी इनका कार्य है। ठीक है। अब तीसरा अगर हम कार्य देखें तो तीसरा कार्य ये होता है कि राजनीतिक दलों को, जो भी दल यहाँ पर चुनाव लड़ते हैं, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, और मान्यता देने के साथ साथ उनको चुनाव चिन्ह का आवंटन करना। किसका आवंटन करना? चुनाव चिन्ह का आवंटन करना, ये भी किसका कार्य है? चुनाव आयोग का कार्य है। अब एक और सबसे बड़ी बात जो आप सभी सुने होंगे, आदर्श आचार संहिता लागू करना। किसको लागू करना? आदर्श आचार संहिता लागू करना। अभी हम देख रहे हैं कि पूरे देश में क्या लागू है? आदर्श आचार संहिता है, जो अभी रहेगा कब तक? जब तक चुनाव के परिणाम नहीं आते तब तक रहेगा आदर्श आचार संहिता। आदर्श आचार संहिता होता क्या है, इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, वो भी बहुत कम समय के लिए बनाऊंगा, तो इसको हम समझेंगे एक अलग टॉपिक में। तो ये भी कौन लागू करती है? ये भी लागू करती कौन? चुनाव आयोग। अब इसके साथ साथ ही आप सभी को पता होगा कि जो निर्वाचन आयोग है वो यहाँ पर लोकसभा के निर्वाचन को कराती है, राज्यसभा के निर्वाचन को कराती है। जो विधानमंडल है, विधानमंडल जो राज्यों में होती है,
जिसमें किसी स्टेट में 2 होते हैं, विधान परिषद भी होते हैं, तो वहाँ विधानसभा और विधान परिषद के जो निर्वाचन होते हैं उसको भी कौन कराते हैं, यही निर्वाचन आयोग कराते हैं। उसके साथ साथ ही जो हमारे राष्ट्रपति प्रेसिडेंट और जो हमारे उपराष्ट्रपति है वाइस प्रेसिडेंट, उसका भी चुनाव कौन कराते हैं, यही निर्वाचन आयोग कराते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर कुछ और अन्य तथ्य हम जानते हैं किसके बारे में, निर्वाचन आयोग के बारे में। तो मैंने आपको बताया कि हमारे देश में निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था, 25 जनवरी 1950 को किया गया था। प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन थे, तो उसको लिख लेना। और 1950 से लेकर 1958 तक 8 साल तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त की भूमिका में थे। लेकिन अगर अभी आपसे पूछे कि वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त कौन है, वर्तमान में, तो वर्तमान में जो हमारे पास निर्वाचन आयुक्त है उसका नाम है राजीव कुमार। उसका नाम क्या है, राजीव कुमार है। और ये जो राजीव कुमार है उसका अगर आपको क्रम पूछे तो ये 25वें क्रम के मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। कौन से क्रम के, 25वें क्रम के मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। और अभी अभी लगभग 2 हफ्ते पहले 2 और अन्य निर्वाचन आयुक्तों का यहाँ पर दो अन्य दो अन्य निर्वाचन आयुक्त का यहाँ पर नियुक्ति किया गया है। और वो कौन कौन से, तो आपको पूछेगा। तो एक है ज्ञानेश कुमार, एक कौन है हमारे पास, ज्ञानेश कुमार है, एक है हमारे पास ज्ञानेश कुमार, ये करंट अफेयर का टॉपिक बनेगा। और एक है हमारे पास, एक ज्ञानेश कुमार है और एक है हमारे पास सुखबीर संधू है। एक कौन है हमारे पास, सुखबीर संधू है, ठीक है। तो ये अभी हमारे पास निर्वाचन आयोग का स्ट्रक्चर ये है कि अभी मुख्य निर्वाचन आयुक्त की भूमिका में है राजीव कुमार जो 25वें क्रम के आते हैं, और 2 अन्य हैं, एक ज्ञानेश कुमार है और एक सुखबीर संधू, और इसकी नियुक्ति अभी अभी जस्ट 2 हफ्ते पहले किया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से ये निर्वाचन आयुक्त पर एक छोटा सा वीडियो था, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो जितने भी क्वेश्चन आते हैं मैंने आपको बहुत कम समय में बता दिया। तो ये 10 कदम एक सीरीज डिजायर कंपटीशन एकेडमी के द्वारा लाया जा रहा है। और आप सभी कमेंट करेंगे कि ये वीडियो कैसा लग रहा है, आपके लिए ये उपयोगी होगा कि नहीं होगा। और आप ये भी कमेंट करेंगे कि अगला वीडियो किस पर बनाया जाए, किस टॉपिक पर बनाया जाए। तो आप अधिक से अधिक संख्या में कमेंट करने का प्रयास करेंगे। मैं रिवाइज कराता बट वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगा, 10 मिनट का टारगेट रखे थे लेकिन यहाँ पर शायद 16-17 मिनट हो गया। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और आप कमेंट करिएगा, अच्छा लगता है तो अच्छा, और नहीं तो फिर कुछ सुधार के लिए भी आप से कमेंट अपेक्षित है। तो आप सभी को धन्यवाद। चलिए मिलते हैं फिर कभी।